बच्चों, पाठ के अंतर्गत आज हम राजनीतिक व्यवस्था और उसकी प्रमुख विशेषताएं पढ़ेंगे। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की थी? वैदिक काल में व्यवस्थित राजनीतिक जीवन की शुरुआत हो चुकी है और किस प्रकार क्या स्थिति थी, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। सभा और समिति के बारे में, महाकाव्य काल के बारे में, महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं राजनीतिक व्यवस्था और उसकी प्रमुख विशेषताएं। वैदिक काल में व्यवस्थित राजनीतिक जीवन की शुरुआत हो चुकी थी। इस समय की सबसे छोटी राजनीतिक इकाई कुल थी। सबसे छोटी राजनीतिक इकाई क्या है? कुल। और सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई क्या है? राष्ट्र। समझ में आया? अब देखिए आगे, सबसे छोटी राजनीतिक इकाई तो है हमारी कुल, और सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई क्या है? राष्ट्र। अब आप देखिए, राजनीतिक जो संगठन बना है वो सब उसका एक अवरोही क्रम दे रखा है। अवरोही क्रम, कैसा क्रम? राजनीतिक संगठन का अवरोही क्रम दे रखा है। तो सबसे देखो, सबसे ऊपर आएगा आपका राष्ट्र। सबसे ऊपर क्या है आपका? राष्ट्र। देख रहे हैं आप? राष्ट्र के बाद क्या है? जन। राष्ट्र सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट इकाई राष्ट्रीय है, उसके बाद जन है, उसके बाद विश्व है, और सबसे छोटी इकाई आपकी है ग्राम। ठीक है, तो सबसे बड़ी इकाई राष्ट्र है, सबसे छोटी इकाई ग्राम है, और इन दोनों के बीच में जन और विश्व आते हैं। तो ये एक अवरोही क्रम है राजनीतिक संगठन का। एक राष्ट्र में कई जन आते हैं, यानी राष्ट्र जो है वो कई जनों से मिलकर बना है। ठीक है, राष्ट्र जो है वो कई जनों से मिलकर बना है। उसी प्रकार जन जो है वो कई विश्वों से मिलकर बनेगा, और विश्व जो है वो कई ग्रामों से मिलकर बनेगा। तो देखिए, एक राष्ट्र में कई जन थे। कुल का मुखिया क्या कहलाता है? कुल का मुखिया कुलुप कहलाता है। कुल का मुखिया कुलुप, और ग्राम का मुखिया ग्रामणी। विश्व का अधिकारी विश्वपति, और जन का अधिकारी गोप। जन का मुखिया क्या कहलाएगा? गोप। देश या राज्य को क्या कहते हैं? राष्ट्र। और राष्ट्र के अधीन कौन होता है? राष्ट्र का मुखिया होता है राजा, और राजा का पद यहाँ कैसा है? वंशानुगत, यानी राजा का बेटा राजा ही बनेगा। ठीक है, समझ में आया? क्या बोला मैंने? सबसे बड़ी इकाई राष्ट्र है, सबसे छोटी इकाई आपकी ग्राम है। एक राष्ट्र कई जनों से मिलकर बनता है, एक जन कई विश्वों से मिलकर बनता है, और एक विश्व कई ग्रामों से मिलकर बनता है। ठीक है, राष्ट्र का मुखिया राजा कहलाएगा, जो कि वंशानुगत रूप से चुना जाएगा। और जन का मुखिया यहाँ पर क्या है? जन का मुखिया आपका यहाँ पर गोप है, तो जन का मुखिया गोप कहलाता है। विश्व का मुखिया यहाँ पर विश्वपति है, और कुल का मुखिया कुलुप है, और ग्राम का मुखिया ग्रामणी है। तो आप ध्यान रखेंगे, राजा का पद यहाँ वंशानुगत है। ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में क्या लिखा हुआ है? क्या उल्लेख है? ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कि कभी कभी राजवंश से चुनकर राजा बनाया जाता था। राजवंश से चुनकर राजा बनाया जाता था, ऐसा ऋग्वेद में लिखा हुआ है। लोक कल्याणकारी राज्य का स्वरूप हमें उस समय भी दिखाई देता था। राजा को राज्याभिषेक के समय प्रजा हित की शपथ लेनी होती थी। राजा सबके सामने प्रजा के हित की शपथ लेता था। राजा जनता राजा को टैक्स देती थी, जिसे बलिहत कहा जाता था। बलिहत टैक्स है ये। ऋग्वेद में पंचजना अनेक स्थानों पर मिलता है। पंचजना मतलब 5 जन। तो आपको याद कर लेना है, ये 5 जन कौन हैं जो न्याय करते थे। ये 5 जन हैं। सबसे पहले आप देखिए, अणु, फिर यदु, फिर तुर्वस, पुरु और दुहा। तो अणु, यदु, तुर्वस, पुरु, दुहा। वापस बोल सकते हैं आप मेरे साथ। 5 जन हैं, ऋग्वेद में इनका वर्णन है, ये न्याय करते थे। तो अणु, यदु, तुर्वस, पुरु और दुहा, ये 5 जन हैं। ध्यान देना आप। ऋग्वेद में एक बड़े युद्ध का उल्लेख भी मिलता है, जिसे हम नाम दे रहे हैं। नाम क्या दे रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 10 राज्य युद्ध। एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था राजा सुदास के बीच में, और कौन है वो हम पढ़ेंगे। 10 राज्य युद्ध के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम दे रहे हैं। भरत जन का राजा है, एक जन है भरत। ठीक है, और इस भरत जन का राजा है सुदास।
तो ये जो सुदास राजा है इसने युद्ध किया है पर्युषणी नदी के किनारे। पर्युषणी नदी का पुराना नाम था रावी नदी, या यूँ समझ लीजिए रावी नदी का दूसरा नाम पर्युषणी नदी है। तो इस नदी के किनारे राजा सुदास ने 10 जनों के राजाओं के साथ, कितने 10 जनों के राजाओं के साथ इस राजा सुदास ने, भरत जन के राजा सुदास ने 10 जनों के राजाओं के साथ युद्ध लड़ा था। 10 जनों के राजाओं के साथ युद्ध लड़ा, ठीक है। जिसमें देखिए आप 10 जनों के राजाओं के साथ इस अकेले भरत जन के राजा सुदास ने युद्ध लड़ा और फिर भी भरत जन के राजा सुदास की विजय हुई। तो ऋग्वेद में एक बहुत बड़ा युद्ध माना गया है इसे, और इस युद्ध का नाम आपका 10 राज्य युद्ध है। बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। 10 राजाओं में पंचजन के अलावा अलीन, पक्त, बलानस, विसाणी और शिव जनपद भी थे। ऐसी मान्यता है कि राजा सुदास ने, अब कहानी सुन लीजिए आप, क्या है कि राजा सुदास ने 10 जनों के लोगों के साथ युद्ध क्यों किया। क्या नौबत आ गई कि भरत राजा 10 जनों के राजाओं के साथ अकेले युद्ध लड़ रहा है और फिर भी जीत रहा है। तो समस्या क्या थी, इन 10 जनों की जो है समस्या क्या थी, क्यों ये लोग युद्ध किए। समस्या ये है कि ऐसे लोग ऐसे बताते हैं, मान्यता है कि राजा सुदास ने विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटाकर वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया था। विश्वामित्र खुद ऑलरेडी पुरोहित थे और विश्वामित्र को हटाकर किसको पुरोहित बनाया राजा सुदास ने, वशिष्ठ को। इसलिए विश्वामित्र ने क्या करा, विश्वामित्र ने गुस्से में आकर 10 राजाओं को इकट्ठा किया कि आओ और मेरा बदला लो। राजा सुदास से युद्ध करने के लिए उनको प्रेरित किया कि इसने मुझे पुरोहित पद से हटाया, तुम इससे मेरे खातिर बदला लो। तो 10 राजा जो है वो इकट्ठे होकर के और भरत जन के राजा सुदास के साथ युद्ध करते हैं और फिर भी राजा सुदास की विजय हो जाती है। राजा के प्रशासनिक कार्यों में संयोग के लिए पुरोहित और सेनानी का महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पुरोहित और सेनानी राजा की मदद करते थे शासन संभालने में। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने पढ़ा है, कारण भी आपको पता चल गया, बोर्ड की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इसे बार बार सुनकर आप पक्का याद कर ले, कंठस्थ कर ले, जानकारी जरूरी है। फिर है सभा और समिति। सभा और समिति का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ऋग्वेद और अथर्ववेद दोनों में ही सभा और समिति का उल्लेख मिलता है। उस समय के राजनीतिक संगठन की महत्व घटक की और राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए संस्थाएं थी। मतलब राजा अपनी मनमानी नहीं करे, अगर राजा मनमानी करता है तो उस राजा की मनमानी को रोकने के लिए सभा और समिति है। ये राजा को मनमानी नहीं करने देती थी। विद्वान कहते हैं कि समिति क्या है। अब आप जान लीजिए समिति में क्या क्या आता है। समिति एक आम जन प्रतिनिधि सभा है, यानी जिसमें महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर विचार होता था। समिति एक आम लोगों की जन प्रतिनिधि सभा है, लोगों की। इसमें राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर बहस होती थी, विचार होता था। समिति की जो बैठक है उसमें राजा ही भाग लेता। समिति इम्पोर्टेंट है और उसकी बैठक में राजा भाग लेता था। समिति की तुलना में सभा छोटी है, समिति बड़ी है, उसमें राजा खुद बैठक में भाग लेता है, सामाजिक राजनीतिक विषयों पर विचार करता था। जबकि सभा जो है, सभा छोटी संस्था थी जिसमें ज्येष्ठ और विशिष्ट व्यक्ति ही भाग लेते थे। सभा छोटी थी, इसमें सब लोग, आम जनता नहीं थी इसमें सिर्फ बड़े और विशिष्ट स्पेशल व्यक्ति ही भाग लेते थे। आप लोकसभा और राज्यसभा के बारे में जानते हैं, तो यहाँ पर समिति लोकसभा है और सभा जो है वो राज्यसभा है। तो सभा में विशिष्ट लोग, स्पेशल लोग ही भाग लेते हैं, जनता नहीं लेती है। लेकिन जो राजा है वो समिति में बैठता है। ऋग्वेद में सुजात और कुलीन, सुजात का मतलब है कुलीन या श्रेष्ठ व्यक्ति, तो ऋग्वेद में श्रेष्ठ व्यक्तियों की सभा का उल्लेख है। सभा अनुभवी, वरिष्ठ और प्रतिष्ठित व्यक्तियों की संस्था थी जो राजा को परामर्श और न्याय कार्य में सहयोग करती थी। सभा विशेष व्यक्तियों की थी, वरिष्ठ व्यक्तियों की थी, बड़े प्रतिष्ठित व्यक्तियों की संस्था थी। और ये बड़े और प्रतिष्ठित व्यक्ति क्या करते थे, ये राजा को सलाह देते थे, ठीक है। लेकिन राजा समिति में बैठता है, ये भी ध्यान रहे। ये सलाह देने का कार्य करती थी सभा, ये छोटी थी, विशिष्ट व्यक्तियों की सभा थी ये। उसके बाद आप देखिए महाकाल, महाकाव्य काल। तो आपके एग्जाम में हाफ ईयरली में आ चुका है 1 नंबर का क्वेश्चन। 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो महाभारत और रामायण महाकाव्य हैं प्रमुख, जिनसे भारतीय इतिहास और संस्कृति की जानकारी मिलती है। महाकाव्य काल में राजनीतिक व्यवस्था बहुत ही मजबूत और सुदृढ़ थी। राजा का पद जो है वो वंशानुगत था और उसके साथ दैविक सिद्धांत की भी झलक थी। राजा को लोग देवता मानते थे, उसके द्वारा किए गए न्याय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। ऊपर आप देख रहे हैं रामायण की रचना करने वाले ऋषि वाल्मीकि हैं।
जिन्होंने रामायण महाकाव्य लिखा, और महर्षि वेद व्यास को आप जानते ही हैं, इन्होंने महाभारत लिखी है, महर्षि वेद व्यास ने। तो राजा का पद वंशानुगत था, दैविक सिद्धांत यानी देवताओं के रूप में उनको माना जाता था, लेकिन राजा निरंकुश नहीं था। वह धर्म, कर्तव्य, प्रजाहित से बंधा हुआ था। राज्याभिषेक के समय राजा को धर्म पूर्वक प्रजा के पालन करने के लिए शपथ लेनी पड़ती थी। शारीरिक दोष होने पर बड़े पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया जा सकता था। राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी, और सभा भी है, सभा का भी अस्तित्व है, और मंत्री परिषद भी होती थी सलाह देने के लिए। महाभारत काल में मंत्री परिषद के 18 विभाग हम पढ़ चुके हैं। मौर्य काल में भी 18 विभाग, जिसको तीर्थ कहा गया है, और महाभारत काल में भी मंत्री परिषद के 18 विभाग होते थे। कुछ गणराज्यों का भी उल्लेख है, जैसे कुछ गणराज्य जैसे अंधक, वृष्णि, कुकर और भोज, ये गणराज्य हैं, यानी जहाँ पर जनता का शासन चलता है। उसके बाद आप देखिए महाजनपद काल, आप कक्षा 10 में इसको पढ़ चुके हैं महाजनपद काल को, और आपको पता है कि महाजनपद काल का वर्णन जो है वह अंगुत्तर निकाय के अंतर्गत किया गया है। बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसमें महाजनपद काल का वर्णन किया गया, और कुल 18 महाजनपद प्रमुख हैं। हम इनका नाम और उनकी राजधानी 16 महाजनपद जो है अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन दिया गया है, और हम इन 16 महाजनपदों की नाम और उसकी राजधानी पढ़ेंगे, आपको याद होनी चाहिए। देखिए, महाजनपद काल के राजनीतिक जीवन की सबसे प्रमुख उपलब्धि है सुदृढ़ राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का विकास। सुदृढ़ राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक, यानी कि कुछ आपको मिलेंगे महाजनपद राजतंत्र में, और कुछ जनपद जो है वो आपको गणतंत्र प्राप्त किए हुए मिलेंगे। हम नाम पढ़ेंगे उनके, कौन कौन से आएंगे। ऋग्वेद काल में जन होता है कबीला, इनका जो स्थायी भौगोलिक आधार नहीं था, जनों का, कबीलों का, कबीलों से ही जन बने हैं, तो इनका कोई स्थायी भौगोलिक आधार नहीं था, ये घूमते फिरते रहते थे। उत्तर वैदिक काल में, जब वैदिक काल खत्म हो गया, वैदिक काल में ये घूमते रहे। उत्तर वैदिक काल जब आया, वैदिक काल के बाद का समय, तब इन जनों ने एक जगह रहना शुरू कर दिया, अपनी जगह बसाना शुरू कर दिया, इसीलिए ये जनपद कहलाने लगे। जब ये बस गए तो जनपद बन गए। महात्मा बुद्ध के समय इन जनपदों का पूर्ण विकास होने लग गया था। राज्य की कल्पना जातीय की बजाय भौगोलिक हो गई थी। जनपदों की स्थापना के साथ ही भू विस्तार के लिए भी ये जनपद जो है आपस में भू विस्तार के लिए आपसी संघर्ष करने लगे। निर्बल जनपद पर शक्तिशाली जनपद आक्रमण करता था और उसे अपने अंदर समाहित कर लेता था। ठीक है, मगध के बारे में हम बात करेंगे। निर्बल शक्तिशाली राज्यों में विलीन हो गए, और जनपदों ने बाद में क्या रूप ले लिया, महाजनपद का रूप ले लिया। बौद्ध ग्रंथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है। बौद्ध ग्रंथ कौन सा है, अंगुत्तर निकाय, और इस अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची दी गई है। इनके नाम और राजधानियाँ आप देख लीजिए। सबसे पहला है आपका अंग, और अंग की राजधानी क्या है, चंपा। मगध की यहाँ 2 राजधानियाँ हैं, पहली राजधानी गिरिवज्र और दूसरी राजधानी राजगृह। आप इसको याद भी कर सकते हैं, काशी, वाराणसी। तो काशी की राजधानी क्या है, वाराणसी। कोसल की राजधानी है श्रावस्ती। वज्जी, वज्जीर और व से वैशाली, तो वज्जी की राजधानी वैशाली। मल्ल की 2 राजधानियां हैं, मल्ल की कुशी और पावा, तो कुशीनारा और पावा मल्ल की 2 राजधानियां हैं। चेदी, शक्तिमती या सोथीवती भी कहते हैं इसको। वत्स, कौशाम्बी, इसको एक साथ लो आप, वत्स कौशाम्बी, तो आपको याद हो जाएगा। कुरु, इंद्रप्रस्थ। पांचाल की 2 राजधानियां हैं यहाँ पर, अहिछत्रपुर और काम्पिल्य। मत्स्य की यहाँ पर राजधानी है विराटनगर, बैराट। वैसे मत्स्य जो है वो अलवर में आता है वर्तमान में, और विराटनगर तो ये जयपुर के अंदर भी था, अलवर और जयपुर के बीच का ही है, ये उसी के अंदर है। सूरसेन, ये यादव वंश का है, मथुरा। अश्मक, पोटलीपोदन, 2 राजधानियाँ अश्मक की, पोटलीपोदन। अवंती की राजधानी उज्जैनी, ठीक है, और गांधार की राजधानी है तक्षशिला, और कंबोज की है आपकी राजपुर। कंबोज की राजधानी का नाम हाटक भी है, इनकी कंबोज की भी 2 है, हाटक और राजपुर। ठीक है, 10th क्लास में दिया हुआ है हाटक, लेकिन 12th में नहीं है, तो आप फिर भी इसको एक्स्ट्रा में याद रखें, कंबोज की राजधानी राजपुर। तो ये 16 महाजनपद और उनकी राजधानियाँ हो चुकी है। इसके अलावा कई छोटे बड़े जनपद थे, जैसे योध्य जनपद, माद्रक,
त्रिगत, केकई, सिंधु, शोवीर, शिवी, अम्बष्ट, शाक्य, कलिंग, मुलक आदि। ये भी छोटे बड़े जनपद थे। इस समय चार महाशक्तिशाली महाजनपदों का उदय हुआ। कोसल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती है, मगध, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी है, वत्स, कौशाम्बी और अवंती, उज्जैनी, ये 4 महाशक्तिशाली महाजनपद थे। इनमें राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। कोसल, मगध, वत्स और अवंती, यहाँ राजा का शासन चलता था, राजतंत्र था यहाँ पे। 10 राज्यों में आपको गणतंत्र मिलेगा। 10 राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। राजतंत्र तो केवल 4 में ही है, लेकिन गणतंत्र जो है वो 10 में था। अब 10 कौन से हैं? बहुत ग्रंथों में इनके नाम मिलते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपने 10th में पढ़ा है, आपका लघुतरात्मक क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपको याद होना चाहिए। नाम देखिए आप, कपिल वस्तु के शाक्य, रामग्राम के कोलिये, आया याद? सुसुमारगिरी के भग, अलकल्प के बुली, केसपुत्त के कालाम, कुशीनारा के मल पावा के मल, पीपलीवन के मौर्य और मिथिला के विदय और वैशाली के लिच्छवी। यह गणतंत्र 10 में था। यहाँ पर 10 में गणतंत्र आपको यहाँ मिला। आपको याद आना चाहिए और आपको याद कर लेना है, नहीं आता है तो ठीक है। इसके बाद देखिए आप,